एशिया का जो यंगेस्ट नेशन है उसकी एंट्री हो चुकी है आसियान के अंदर, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो सबसे पहले तो मैप पे देखेंगे, ये इंडिया आ गया आपका, ये सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। यहाँ पे इंडोनेशिया वाला पार्ट आता है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई देगा, बस बीच में लोकेटेड है तिमोर लेस्टे, या फिर जिसको ईस्टर्न तिमोर भी कहते हैं। ईस्ट क्यों बोला, क्योंकि इसका पहले ये पूरा पार्ट हुआ करता था। थोड़ा सा जूम वर्जन देखो इसका, ये ईस्ट तिमोर है, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है। हुआ क्या, ये जो आपका तिमोर लेस्टे था, ये पहले पोर्टुगल कॉलोनी हुआ करती थी, 1975 में इंडिपेंडेंट हो जाती है, पर 9 दिन के गैप पे ही इंडोनेशिया ने यहाँ पे इन्वेजन शो कर दी। तो जो वेस्टर्न वाला पार्ट था ना इस तिमोर का, वो सारा ऑक्यूपाई कर लिया इंडोनेशिया ने। इवन आज के टाइम पे भी लिखा होता है ना कि ये वेस्टर्न तिमोर है, ऑक्यूपाइड बाय इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने क्या रीजन बताए थे, क्यों इस पे क्लेम करा था कि हमारी यहाँ पे डोमिनेंस होनी चाहिए, तो बोल दिया था कि एक तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और ऊपर से एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, पैसा सिर्फ गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है एक ही जगह से आता है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। पूरी की पूरी डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर है। अब जैसे अरब पेनिनसुला के बारे में आप पढ़ते हो, सऊदी अरेबिया और यूएई जब आता है, तो वहां पे भी उनकी एक टाइम पे डिपेंडेंसी ऑयल एंड गैस के ऊपर हुआ करती थी। कतर आ गया, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है, ऑयल और गैस के रिजर्व सबसे ज्यादा है जिसके पास, दैट इज कतर। तो इनकी डिपेंडेंसी भी इन्हीं चीजों के ऊपर थी, पर ये हमेशा तो नहीं रहेंगे, एक टाइम पे डिप्लीट करना शुरू करेंगे, तो इनको डाइवर्सिफिकेशन भी शो करनी जरूरी थी। अप्लाई तो उन्होंने बहुत पहले का करा था कि हमको आसियान में इंक्लूड कर लो, 2022 में इनको ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला था, और अब फाइनली इनकी एंट्री हो चुकी है। और जो आसियान है जिसमें पहले 20 कंट्रीज आया करती थी, अब उसको इंक्लूड करके टोटल 11 हो चुकी हैं। बिम्स्टेक के ऊपर लास्ट ईयर नहीं, अभी 2025 यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, डिक्लेरेशन के ऊपर सवाल आते हैं। जैसे याद रखना, आसियान का जो डिक्लेरेशन था वो था बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो आपको नाम से पता लग जाएगा कि जब इसकी एसोसिएशन हुई तो उस टाइम पे मीटिंग कहाँ पे हुई होगी, थाईलैंड में। और कंबोडिया और थाईलैंड के रिस्पेक्ट में आपने एक टेम्पल भी पढ़ा था, प्री विहार टेम्पल, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ना 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। अब देखो ये लैंड टेरिटरी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे एक सी मिलेगा आपको, सावू सी, ठीक है, और इसके नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा बेंडा सी, 2 सी आगे, और यहाँ पे बीच में नैरो वाटर बॉडीज हैं, थोड़ा थोड़ा लैंड टेरिटरी वाला एरिया मिलेगा। ये जो स्ट्रेट्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, तो इस वजह से 2 स्ट्रेट हैं जो बेंडा सी को सावू सी से सेपरेट कर रही है। जनरली आप क्या सुनते हो कि 2 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज थी, एक नैरो वाटर बॉडी ने उसको कनेक्ट कर दिया, पर यहाँ पे ये जो बेंडा सी है काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है। सेम नीचे की तरफ सावू सी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, दोनों के बीच में अलग अलग स्टेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ईस्ट तिमोर के नीचे आपको बोल दिया जाए कि नॉर्थ वाले पार्ट पे कौन सी स्टेट है, तो नाम ध्यान में रखना, वेटर स्ट्रेट। वेटर स्ट्रेट, स्टेट वही अगेन नैरो वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो आ गई वेटर स्ट्रेट। और दूसरी तरफ जब आप जाओगे, अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लोकेटेड है, तो उसका नाम आ जाएगा ओम्बाई स्ट्रेट। ये याद कर लो, आगे सब लिखा हुआ है, पर मैं चाहती हूँ आप मैप पे देख के इसको सारा लर्न कर लो। हाँ जी, प्री विहार टेम्पल था, गुड। तो नॉर्थ वाले पार्ट में वेटर स्ट्रेट, और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में देखोगे ओम्बाई स्ट्रेट। दोनों ही स्ट्रेट क्या कर रही है, बेंडा सी को सावू सी के साथ कनेक्ट कर रही है। तो ये वाटर बॉडीज थी, इनको ध्यान में रखना। बाकी आपको मैंने एक टेक्निक बता दी हुई है, हमेशा डायरेक्शन लगा लेनी है। अगर आपसे पूछा जाए मलय पेनिनसुला कौन से एरिया में लाई करेगा, तो ये था आपका नॉर्थ, ये था साउथ, ये था ईस्ट, ये था वेस्ट, ये वाला पार्ट आ गया, तो कौन सा एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। वैसे ऑस्ट्रेलिया का पूछ लिया जाए तो साउथ में भी है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में भी लोकेटेड है। इंडोनेशिया का पूछ लिया जाए तो लगभग वेस्टर्न वाला पार्ट यहाँ पे लोकेटेड आपको मिलेगा। और जो पूरा का पूरा ये तिमोर लेस्टे है, वेस्टर्न पार्ट ऑक्यूपाइड बाय इंडोनेशिया। तो ये इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी जो आपने ध्यान में रखनी है। अब आसियान में ये एंटर तो कर चुके हैं, पर इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। पहले ये इट्स ओके, पहले ये प्रोटेक्शनिज्म में बिलीव करते थे। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि अपनी इकोनॉमी को बंद रखो, किसी की आना, मतलब यहाँ पे कोई आए ना जो इन्वेस्टमेंट करे। ऑयल एंड गैस से रेवेन्यू बन रहा था, पर जब एम्प्लॉयमेंट की जो यूथ है उनकी डिमांड रेज होती है कि हमको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो ये प्रोटेक्शनिज्म से शिफ्ट कर चुके हैं टुवर्ड रीजनलिज्म, मतलब जो आगे पीछे और भी कंट्रीज हैं उनके साथ कनेक्टिविटी इंश्योर करना। पीएसआईआर अगर आप पिक करते हो तो ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए, प्रोटेक्शनिज्म, क्लोज इकोनॉमी आपको यहाँ पे दिखेगी, किसी की इंटरफेरेंस इन कंट्री के अंदर नहीं इन्वॉल्व होंगी। रीजनलिज्म, जो आसपास के रीजन है उनके साथ कनेक्टिविटी बना रहे हैं। ठीक है जी। इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया के ऊपर यहाँ पे पहुंचोगे तो एक स्ट्रेट इंपॉर्टेंट वाली आती है, कौन सी थी,
स्ट्रेट ऑफ मलक्का, कौन सी दो इंपॉर्टेंट बॉडीज कनेक्ट होती हैं यहाँ पे? हाँ, अंडमान सी आता है अगर स्पेसिफिक देखें, वैसे तो बे ऑफ बंगाल भी आप बोल सकते हो, इंडियन ओशन भी बोल सकते हो, और इस तरफ कौन सा आ जाता है? साउथ चाइना सी। तो इन दोनों को इंपॉर्टेंटली कलेक्ट करता है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का 30% ट्रेड तो यहीं से चल रहा है। इवन चाइना जो आज के टाइम पे डोमिनेंस शो करना चाहता है ट्रेड के फील्ड में, वो भी कहां से लेके जाता है अपनी किश्तियां? सारी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। तो ताइमोर जो तिमोर लेस्ते है, इनके लिए सारे गेटवेज ओपन हो जाते हैं। बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान के अंदर साइन हो रखे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट याद है ना, जो टैरिफ्स होंगे इक्वल टू नेग्लिजिबल रहेंगे या फिर जीरो भी कर दिए जाते हैं। तो तिमोर लेस्ते अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाता है उन एफटीएस के लिए भी। इन शॉर्ट, वो जो डाइवर्सिफिकेशन आनी चाहिए इस कंट्री के अंदर, आसियान के साथ एंटर होते ही वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकली ये जो तिमोर लेस्ते है, ये पोर्टुगल कॉलोनी हुआ करती थी। 1975 में इंडिपेंडेंट हुए थे, दोबारा से इंडोनेशियन इनको अटेन कर लिया, इन्वेड कर लिया। 9 दिन के बाद ही कर लिया था, मतलब आजादी भी ठीक से सेलिब्रेट नहीं करनी दी थी। तो 9 दिन के बाद इन्वेजन शो करी और बोल दिया कि ये स्ट्रेटेजिक जो इसकी लोकेशन है दैट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, मिलिट्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ऊपर से चाइना और यूएस की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा यहाँ पे रहा करती थी। पर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिट्स हुआ करते थे ईस्टर्न तिमोर वाले एरिया में, इनकी पॉपुलेशन की डिमांड आती है कि हमको इंडोनेशिया के अंडर नहीं रहना है। इस वाले सेक्शन में ज्यादा ये डिमांड इमर्ज करती है। इस वाले सेक्शन में अगर देखोगे तो थोड़ी सी एथनिसिटी कल्चर वो मैच कर जाता है इंडोनेशिया में, तो ये वाली डिमांड यहाँ से ज्यादा नहीं कभी सुनने को आई। तो ईस्टर्न तिमोर में क्या हुआ, डिमांड रेज हुई। और यहाँ पे जो आज के टाइम पे प्रेसिडेंट भी हैं जिनका नाम रेमोस करके है, उनको पीस प्राइज भी दिया गया था 1996 में। अब पीस प्राइज क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने वो जो वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं, उसको थ्रू आउट वर्ल्ड स्प्रेड करने की ट्राई करी कि क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, तो इन्होंने डिमांड रेज करी कि हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो फिर एंट्री होती है यूनाइटेड नेशन की, हर जगह पे उन्हीं की होती है लगभग, तो यहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन का सुपरविजन होता है। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिमोर के लोग थे उनका रेफरेंडम किया जाता है ना, और रेफरेंडम का मतलब होता है वोटिंग करवाई जाती है लोगों से कि वो कहाँ पे रहना चाहते हैं। तो सभी ने बोला कि हमको अलग से अपनी इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट होती है। 1996 में ये रेफरेंडम शुरू हो जाता है और 2002 में ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो आपको ध्यान में रखना होता है। अब आसियान की अगर बात करें तो मैप पे ही कर लो, सारी कंट्रीज 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन आपने करे थे, तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे सारे और 10 नेशन हो जाएंगे कंप्लीट। कौन शुरू करेगा? हाँ जी वासु। ठीक है, म्यांमार बोलना है। अब म्यांमार हो गया, रुको मैं लिखती रहती हूँ साथ में। म्यांमार आ गया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस। कौन सा रहा? हो गया 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 10। अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखोगे तो जैसे नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली अटेंड करा जो आसियान समिट अभी हुआ, कहाँ पे हुआ? मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर में। तो उन्होंने वर्चुअली ही एड्रेस करा था। बस एक एडवाइस दी कि देखो हमारी जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं वो मिलती हैं, कल्चर हमारा मिलता है। अगर मिलता हुआ जो कल्चर है वो देखें तो दोनों ही कॉलोनीज हुआ करती थी। पोर्टुगल ने इंडिया में भी रूल करा, नेवी का आप सुनते हो हमेशा से, ब्लू वाटर नेवी आप सुना करते थे। वो वाटर के राजा बनना चाहते थे कि अगर वाटर को कंट्रोल कर लिया तो आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। सेम आपने देखा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अभी तिमोर लेस्ते का, जो कि पोर्टुगल्स के ही अंडर थे। तो वैसी जैसी रूट्स इनकी मैच करती हैं, थोड़े से कल्चर भी मैच करते हैं। तो एक तो ये चीज एड्रेस करी, प्लस साउथ ईस्ट एशियन नेशन में हम बड़ी सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था प्री विहार टेम्पल को लेके, पर उस टाइम पे याद करो कंबोडिया में इन्फ्लुएंस किसका था सबसे ज्यादा? चाइना का। और थाईलैंड में देखोगे तो यूएस। वैसे अगर फिलीपींस जो काफी चमकी रहती है न्यूज में, इसमें भी आप इन्फ्लुएंस देखोगे यूएस का है। मतलब वो जो कहीं ना कहीं खुद को सुपर पावर्स रिप्रेजेंट करने की ट्राई करती है, उनका इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में बहुत ज्यादा है। तो जो पीस ऑफ एडवाइस दी गई है वो यही कि आप अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करके रखें और इनके इन्फ्लुएंस में ना आए। तो वो एक पीस ऑफ एडवाइस दिया। बाकी ट्रंप ने तो वहां पे एक्टिव अपीयरेंस भी दी, डांस भी किया जब उनका वेलकम हुआ। तो चलो वो पॉलिटिकल चीजें आ गई। अब हम थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल चीजों पे आते हैं।
तो सबसे पहले तिमोर लेस्ते, जिसको ईस्टर्न तिमोर भी बोला जाता है, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में एंटर हो चुका है। और 1990s के बाद आसियान में कोई न्यू कंट्री फिर से ऐड हुई है। मतलब 1990s में ये टोटल 10 नेशन यहाँ पे ऐड हो चुके थे, उसके बाद से जाके अब जाके ईस्ट तिमोर एंटर हुआ है। उसके बाद लास्ट कंट्री कौन थी जो ऐड हुई थी 1990s में? तो कंबोडिया थी, वो ध्यान में रख लेना सिर्फ। बाकी जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं तिमोर लेस्ते के, उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि अब हम डाइवर्सिफिकेशन में एंटर कर चुके हैं। हर जगह पे डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, मतलब इन शॉर्ट जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे फ्लरिश कर रही है, उसमें हम भी पार्टिसिपेशन शो करेंगे। तो मतलब एक पॉजिटिव नोट पे ये सारी चीजें बोली। और इन्होंने बोला कि ये एंड नहीं है, आज से हमारी एक नई बिगिनिंग शुरू होती है कि हम बाकी रीजन के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन हुई है, यंगेस्ट भी बोलते हैं इसको एशिया का, प्लस ये पुअरेस्ट भी है, क्योंकि रेवेन्यू का सोर्स आपने देख लिया, एक तो एरिया बहुत कम है और ऊपर से ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स पे ही पूरी डिपेंडेंसी है कि एक्सपोर्ट करेंगे, लमसम अमाउंट ऑफ मनी जो आ गया उससे गवर्नमेंट के खर्चे निकलते रहेंगे। पर जब पॉपुलेशन बढ़ती है, 1.4 मिलियन पीपल जब होते हैं और उसमें जो मेजर चंक होता है युवा का होता है, तो एक डिमांड रेज हो जाती है, वो है जॉब्स की। तो जब कुआलालंपुर में ये मीटिंग भी हुई, जब इनकी एंट्री होती है, तो मेन एम्फेसाइज इस पे भी करा गया कि हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे अपने यूथ को एम्पावर करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ मैल नरिशमेंट के केसेस भी आपको तिमोर लेस्ते से मिलेंगे। 42% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है अगर तिमोर लेस्ते की बात करें। और नियरली जो 2/3 ऑफ द कंट्री के सिटीजन हैं अंडर 30 इयर्स ओल्ड, उनका एक ही डिमांड है कि जॉब क्रिएट करिए अपनी कंट्री के अंदर। तो इसी वजह से इस रीजनल ब्लॉक दैट इज आसियान के अंदर एंट्री होती है तिमोर लेस्ते की। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया, मेजर जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है यहीं से आता है। तो रीजनल मार्केट में फ्री ट्रेड डील्स करने के लिए इन्होंने आसियान को चुना कि यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट होगी, अब ट्रेड होगा, एजुकेशन, डिजिटल इकोनॉमी, हम पढ़ेंगे नई नई चीजें, इनोवेशन पे फोकस करेंगे। तो ये सारी स्टेटमेंट आती है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है गुस्माओ प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो मैंने पहले नाम लिया था वो प्रेसिडेंट है, रासमुस जिनका नाम है। और दिस इज नॉट एंड ऑफ द जर्नी, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे बोली गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैपिंग करी हुई है, मैंने आपको बता दिया था, जस्ट ड्रॉ करना है। नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में जाओगे मलय पेनिनसुला आ जाएगा, बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट पे जाओगे इंडोनेशिया वाला पार्ट आ जाएगा, साउथ ईस्ट में जाओगे ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ जाएगा। स्ट्रेट आपने दो पढ़ी, एक वेटर स्ट्रेट और दूसरी ओम्बाई स्ट्रेट, तो उनके बारे में यहाँ पे लिख दिया है। नॉर्थ वाले पार्ट में बेंडा सी है, सावू सी साउथ वाले पार्ट में है। दोनों ही स्ट्रेट्स एक्सटेंड करती हैं क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो ओम्बाई स्ट्रेट हो चाहे से आपकी वेटर स्ट्रेट हो, दोनों ही सेपरेट करती हैं बेंडा सी और सावू सी को। इसके अलावा तैमूर सी भी याद रख लेना, तैमूर सी इसके बिल्कुल कौन से पार्ट पे आ गया, ये दोबारा से मैपिंग कर लो, साउथ ईस्टर्न वाले पार्ट में, जो ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न तैमूर वाला एरिया है उन दोनों के बीच में तैमूर सी आ जाएगा। उसके बाद क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी देखोगे तो ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, प्लस रेनफॉल बहुत कम होती है, मॉडरेट सी होती है। हिली एरियाज में सैंडलवुड काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, तो सैंडलवुड भी ये थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट किया करते थे क्योंकि डिमांड रहती है, जितने भी आपके कल्चर्स हैं हर जगह पे लगभग ये सैंडलवुड रिक्वायर्ड रहती है। इसके बाद 1999 में 1990s लिखा था पीछे, और मैंने बोला है आपको जब भी एस लग गया तो मतलब वो सीरीज पूरी चल पड़ेगी। अब 1990s का मतलब है 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, अप टू जो आगे की आपकी सेंचुरी यहाँ पे शुरू होगी। तो कंबोडिया ने लास्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। पहले फोकस था इनका प्रोटेक्शनिज्म पे, मतलब ये देख लो एक कुआं सा है, बस उसी के अंदर इनको रहना है। ये चाइना वैसे लिखा है, जो इमेज थी उस पर लिखा हुआ था, इसी के अंदर रहना है, कोई अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन नहीं करना है। तो एक तरह का क्लोज इकोनॉमी होती है, अप्रोच को बोल देते हैं प्रोटेक्शनिज्म, कि खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि कोई हमको इन्वेड ना कर सके। पर अब जो ये ब्लॉक है ये ओपननेस की तरफ जाता है, तो जिससे आपकी जो टर्म है वो भी शिफ्ट कर जाती है टुवर्ड रीजनलिज्म। तो आसियान को भी तो यही बोलते हैं कि एक रीजनल ब्लॉक है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। इसके बाद कहां कहां पे लोकेटेड है ये सारा मैंने आपको मैप के ऊपर करवा दिया। और यूनाइटेड नेशन ने, अच्छा मैं 1996 बोला था, ये 1999 था जब रेफरेंडम करवाया था, वोटिंग करवाई थी ईस्ट तिमोर में कि आपको कहां पे रहना है। तो सभी ने इंडिपेंडेंस की ही डिमांड करी थी कि हमको सॉवरेन रहना है, और 2002 में जो इंडिपेंडेंस था ईस्टर्न तिमोर का वो रिस्टोर हो जाता है। ओके जी, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। अब जो तिमोर लेस्ते है, इन्होंने मेंबरशिप के लिए तो वैसे 2011 में ही अप्लाई कर दिया था, पर पहले आपको ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है, तो 2022 में ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है, उसके बाद 2025 में जाके इनकी फाइनल एंट्री होती है।
अब ये जो साइड में आपको पिक्चर दिख रही है, ये है प्रेसिडेंट जोस रेमोस होर्टा। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है, दोनों ने ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए और कैसी एट्रोसिटी इन लोगों के ऊपर हो रही थी, इस सारी चीजों को रिप्रेजेंट करा डेवलप नेशंस के सामने। तभी फिर यूनाइटेड नेशन की यहाँ पे इंटरफेरेंस हुई थी और 1996 में इनको मतलब शेयर था अवार्ड, आपने पढ़ लिया है नोबेल पीस प्राइज वगैरह के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, तो इनको भी मिला था, प्लस कैथोलिक प्रीस्ट वगैरह थे उनको भी, इनको जो इनके फेलो मेंबर्स थे उनको भी पीस प्राइज दिया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पे एक बॉडी याद रख लेना, जैसे कभी भी कोई लिबरेशन मूवमेंट चलती है तो उसको एक टैगलाइन दे दी जाती है। यहाँ पे रेवोल्यूशनरी फ्रंट फॉर एन इंडिपेंडेंट ईस्ट तिमोर था, क्योंकि इन्हीं लोगों की ज्यादा ये डिमांड आई थी। और इसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी वाला मैंने बता दिया आपको सिनारियो, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। कंट्रीज याद रखनी है आपने, 10 की 10 सब याद कर ली हैं, और इन्फ्लुएंस चाइना और यूएस दोनों का ही काफी मिलता है इन आशियान नेशंस के अंदर। अब आशियान में पहले तो 10 मेंबर्स थे, 2025 में एक और ऐड हो जाता है, ईस्ट तिमोर, तिमोर लेस्ते भी जिसको बोलते हैं। अब जो सवाल जैसे बिम्स्टेक का पूछा हुआ था, तो वैसे ही आपको आशियान का भी याद रखना है। देखो जहां पे भी पहली मीटिंग होती है उसी के ऊपर डिक्लेरेशन रख दी जाती है, कि इसका नाम रख दिया बैंकॉक डिक्लेरेशन की वजह से आशियान का फॉर्मेशन हुआ, तो वैसे इसको याद रख लेना। फादर्स, अब देखो फाउंडिंग फादर्स कौन कौन थे, ऐसे नहीं था कि एकदम से ही वो 10 नेशंस आगे थे। सबसे पहले इंडोनेशिया था। अब इंडोनेशिया की इंपॉर्टेंस तो रहती है साउथ ईस्ट एशिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की वजह से, जो अंडमान सी को कनेक्ट कर रहा है अलॉन्ग विद साउथ चाइना सी। और दूसरी तरफ आपका मलेशिया आ गया। और देखो वो जो स्टेट ऑफ मलक्का है, सेपरेट भी तो किसको कर रही है, इंडोनेशिया और मलय आर्किपिलागो या फिर मलेशिया को। देन आ गया आपका फिलीपींस, सिंगापुर डेवलप था तो सिंगापुर की इन्वॉल्वमेंट रही। देन थाईलैंड आ गया आपका। तो ये फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने इनिशियली सेटअप करा कि हमको कोई ऐसा रीजनल ब्लॉक बनाना चाहिए जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन करे। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्स थे पहले, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसके बाद कंट्रीज ऐड होती गई और इन्होंने अपना जो मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी पे फोकस करा। ऑल्दो साउथ ईस्ट एशिया में भी आप देखोगे तो वहां पे भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है, एथनिसिटी वहां पे भी काफी ब्रॉड है, तो वो सारी चीजें कॉमन ही रहती हैं विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेक्रेटरेट, मेन ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर याद रखना, जकार्ता, इंडोनेशिया। और बाकी टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे आपको अगर सारे आशियान मेंबर्स को कैलकुलेट करो तो 662 मिलियन पीपल आपको मिलेंगे। और जो जीडीपी निकल के आएगी अराउंड 3.2 ट्रिलियन की है, मतलब ग्लोबल में से अगर चंक निकालो तो 7.3% ग्लोबल जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। ये सारे आशियान मेंबर्स की थी। इंडिविजुअल ये आप रीड कर सकते हो पर इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रहती उतनी। इसके बाद कैसे कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ आशियान का, वो भी याद रखना। तो सबसे पहले 1976 में फर्स्ट आशियान समिट होता है। अब समिट हुआ यानी कि इंपॉर्टेंट डेलीगेट सारे आएंगे यहाँ पे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्रेसिडेंट होंगे प्रेसिडेंट आएंगे। अगर ड्यू टू सर्टेन रीजन नहीं है अवेलेबल तो किसी और डेलीगेट को यहाँ पे भेज दिया जाता है। इन सभी ने प्लेज ली सबसे पहले कि हम रीजन के अंदर पीस मेंटेन करके रखेंगे, मैरीटाइम, क्योंकि वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा हैं आसपास और ऊपर से साउथ चाइना सी का एक इंपॉर्टेंट चंक आता है, तो इन्होंने बोला कि हम स्टेबिलिटी की तरफ काम करेंगे। 1976 में ही एक ट्रीटी साइन करी गई, दैट इज ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन। अब ट्रीटी है, एमिटी एंड कोऑपरेशन, नाम से ही पता लग रहा है, अगेन वो जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था उसमें कोऑपरेशन करना है। 1992 में आशियान का फ्री ट्रेड एरिया लॉन्च हो जाता है, यानी कि ट्रेड के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा। जो जितने भी ये टोटल आपने मेंबर कंट्रीज पढ़ी उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए। तो अब जैसे ही अभी तिमोर लेस्ते ऐड होता है तो वो भी इसी के लिए एलिजिबल हो जाता है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके बीच में चलते हैं। देन आता है आशियान चार्टर 2008। चार्टर आ गया जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बुक बना रखी है ना पूरी सिटीजन्स के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे आशियान चार्टर आता है कि लीगल फ्रेमवर्क्स क्या क्या रहेंगे, ताकि जितने भी इंस्टीट्यूशन आसियान के अंडर बनाए जाएं वहां पे कोई घपलेबाजी ना हो, करप्शन के केसेस ना आए, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे इंश्योर हुआ, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 16, वेरी गुड। एसडीजी नंबर 16, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 में बोला है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस की बात करी है, जस्टिस की बात करी हुई है, तो उसको ध्यान में रखना। देन आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। नाउ इकोनॉमिक कम्युनिटी मतलब जो पैसे का लेन देन है, ट्रेड की दोबारा से यहाँ पे बात हुई, इसको भी 2015 में एस्टेब्लिश कर दिया। ये इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये बताया आपको कि कैसे इवॉल्वमेंट हो रही है जो आगे आगे टाइम बीत रहा है। उसके बाद रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आशियान ने ज्वाइन कर लिया। इसमें अभी के टाइम पे आपको 15 मेंबर्स मिलते हैं। आरसीईपी का क्या इंडिया मेंबर है? नहीं है। इंडिया ना पार्टिसिपेट करता था आरसी, जितनी भी मीटिंग्स होती थी ना रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर, इंडिया पार्टिसिपेट किया करता था।
पर 2020 अभी मैंने आपसे सवाल भी पूछा गलवान वैली क्या है, कहाँ पे है, लोकेटेड है, तो उस टाइम पे ही विड्रॉ भी कर लिया था इंडिया ने आरसीईपी की हम मीटिंग भी यहाँ पे अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इंडिया ने वहां से पूरी तरह से अब विड्रॉ कर लिया है, तो आपको ये ज्यादा न्यूज में भी नहीं मिलेगा कि इंडिया का क्या रोल रहा, ना कोई इंडिया कमेंट करता है यहाँ पे क्योंकि चाइना की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है। तो विड्रॉ हो चुकी है, मीटिंग्स भी नहीं करता अब तो। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देखोगे तो हर एक जगह, जब आपने ब्रिक्स पढ़ा था, एससीओ पढ़ा था, या फिर G7 समिट के बारे में पढ़ा था, तो सब जगह पे इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। मतलब जो इकोनॉमी वाला होगा सेपरेट बना दिया, स्ट्रेटेजिक होगा आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस वहां से रिलेटेड पढ़ोगे। तो वैसे एक तो आसियान समिट आपने देख लिया, जहां पे डेलीगेट्स आएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल्स बना दी हुई है कि कोऑर्डिनेशन आपस में मेंटेन रहे, और कैसे उन कामों को करना है जो आपने समिट में डिसाइड किया था। सेक्रेटरेट बना दिए, एक ऑफिशियल हेडक्वार्टर भी होना चाहिए जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ये सारी एक्टिविटीज और जो भी इनिशिएटिव आसियान की समिट में लिए गए थे उनको सपोर्ट करेगा। देन रीजनल फोरम यहाँ पे बना दिया पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए। एक आपने इकोनॉमिक पढ़ लिया, सिक्योरिटी पढ़ ली, देन पॉलिटिकल वो तो खुद ही आ जाती है, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज ही आपको रिप्रेजेंट करेंगी आगे जाके तो वो चीज इन्वॉल्व हो जाती है। एंड देन डिसीजन मेकिंग कंसल्टेशन और कंसेंसस के थ्रू होता है। हाँ जी, डिफरेंस क्या है कंसल्टेशन और कंसेंसस के बीच में? हैंड रेस। ठीक है, जो कंसेंसस होता है यहाँ पे मेंबर्स का होना जरूरी होता है और सबकी सहमति पूछी जाती है। कंसल्टेशन में सहमति सभी की पूछी जाती है, इंक्लूडिंग जो आपके ऑब्जर्वर मेंबर्स आए होते हैं, डायलॉग पार्टनर्स आए होते हैं, उनसे भी व्यूज लिए जाते हैं। और जो अथॉरिटी चलेगी वो एक की चलेगी, जो हेड की तरह एक्ट करेगा, फिर वो सिग्नेचर कर देंगे तो चीजें मान ली जाती हैं। कंसल्टेशन सभी को इन्वॉल्व करता है, पर जो एट दी एंड साइन रहते हैं वो किसी प्रेसिडेंट, किसी हेड के रहेंगे। पर कंसेंसस में वोटिंग इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, यहाँ पे बाकियों के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं माने जाते, जो मेंबर ने हामी भर दी तो वही डिसीजन ले लिया जाता है। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कंसल्टेशन और कंसेंसस दोनों ही तरीकों में ली जाती है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, तो मैं इसको अब ज्यादा रीड नहीं करूंगी, वही इफेक्टिव कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल टाइज मेंटेन रहे, स्ट्रेटेजिक रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है, नॉन इंटरफेरेंस रहेगी, यानी कि जो हर एक कंट्री यहाँ पे सॉवरिन है, कोई भी किसी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी, ना तो उनके डिसीजन को चेंज करवाने की ट्राई करेगी, तो वो चीजें कॉमन है। ना तो एक्सटर्नल जो एग्रेसिव तरीके से कोऑर्जन होती है, मतलब फोर्सफुल एंट्री होती है किसी भी कंट्री में, जैसे इंडोनेशिया का बताया मैंने आपको, जो वेस्टर्न पार्ट था वहां पे इन्वेजन करा था तो वो फोर्सफुल एंट्री थी, वैसे यहाँ पे नहीं करा जाएगा, वो आसियान का एक सोल थीम आ जाता है। बाकी ये वाला जो डाटा है इसको अभी के लिए अवॉइड कर देना। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब भी है, इंपॉर्टेंट मार्केट की तरह भी एक्ट करता है। इंडिया के लिए आसियान कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट आता है, चाइना का रूट भी वहीं से चलता है, तो एक तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आती है, प्लस और क्या चीजें आएंगी, अंडमान सी के साथ वो कनेक्ट कर रही है, तो अंडमान सी अगेन अगर नाम के हिसाब से ही सीज चलते हैं तो फिर इंडिया का पार्ट आ जाता है। और क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, टूरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चोक पॉइंट तो है पर रोक नहीं सकते, उससे कल्चर आ जाएगा, पीपल टू पीपल टाई पूरी तरह से कभी भी नहीं रोका जा सकता। ये वही वाला मुद्दा आ गया जैसे पर्शियन गल्फ का इशू आपने पढ़ा था, रोकेंगे तो सारे ही लॉस में जाएंगे, इंक्लूडिंग वो जो कंट्रीज वहां पे अवेलेबल होती हैं, उसके अलावा और हाँ वेरी गुड, आपने एक लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़ी होगी कि जो नहीं नहीं पहले लुक ईस्ट थी 2015 में, फिर उसको बदल दिया गया कि देखना नहीं है सिर्फ काम भी करना है, फिर उसका नाम पड़ जाता है एक्ट ईस्ट का। हाँ जी यस, फिर बाद में आई थी, वो नाम बदला था जस्ट कि एक्ट भी करना पड़ेगा, सिर्फ लुक नहीं आप कर सकते, देख नहीं सकते, तो वो चीजें आ गई। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केट की हमने बात करी, तो इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स कर सकता है टुवर्ड दी साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब आसियान को एज अ बॉडी अगर हम देख के चले, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते तो हैं कि एक्सपोर्ट कर सकता है, वो कर सकता पे ही रह जाता है, उतना ज्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं पाते कि एक्सपोर्ट करें, पहले अपनी पॉपुलेशन को फीड करना पड़ता है। और हाँ ये भी आ जाएगा, कल्चर में इंक्लूडेड है, वो पीपल टू पीपल टाइज में आ जाएगा। और क्या चीजें आ सकती हैं, हाँ, फिनटेक भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट, सिंगापुर आपने देखा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट रहती है, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, इवन हिमाचल के टीचर्स को भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में विजिट करवाने के लिए भेजा जाता है, इंक्लूडिंग अदर स्टेट्स टू, ताकि वहां पे सीखें कि वहां पे कैसा कल्चर है। और हाँ डिफेंस एक्सपोर्ट आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफेंस के केस में इंडिया को अपना रोल जो है वो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्या रीजन है, चाइना और यूएस का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। फिलीपींस देखोगे उसको तो बोलते ही डिफेंस हाउस ऑफ यूएस है, कि जो भी डिफेंस का सामान रखना है फिलीपींस में आके रख दो। कंबोडिया में आपने देखा चाइना का सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस है, तो इंडिया को अपनी एज बनानी पड़ेगी इन सारी फील्ड्स के अंदर। और किसी को कोई पॉइंट बोलना हो,
लगभग यही पॉइंट्स थे आशियान के विद रिस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट थे, पर हम सारी चीजों से एब्सटेन कर लेते हैं। रीजन वही है सेम कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और हम नहीं चाहते कि हमें वो डोमिनेट करे, तो घूम फिर के तो वही आता है। सारी चीजें वही लिखी हैं जो आपने बोला है। एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, क्वाड आप पढ़ते हो तो वहां पे एक इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी क्वाड इंक्लूडेड है। क्वाड के लिए आपने 4 कंट्रीज पढ़ी थी, एक तरफ इंडिया, जापान आ गया और यूएस आ गया। एक स्क्वाड भी है, स्क्वाड में क्या था? नहीं, इंडिया की जगह पे फिलीपींस आ जाता है, ठीक है, वो स्क्वाड है, स्क्वाड उसको याद रखना। चलो ठीक है, ये बाकी वही सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई। आप आंसर भी लिख सकते हो कि क्या क्या आउटकम्स निकल के आई, या फिर क्या इंपॉर्टेंस है एशिया का जब यंगेस्ट और पुअरेस्ट नेशन एंटर होता है आशियान के अंदर, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट्स होते हैं आशियान के रिस्पेक्ट में, आप लिख सकते हो। अपने हिसाब से लिखने की ट्राई करना, मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं करा है, या लास्ट में ऐड कर दूंगी।